Hello everyone, welcome to your very own channel Public Health की पाठशाला. Myself Dr. Purva from AIMS Jodhpur and this video is very special to me. Reason being I am a dentist and I've done my BDS from GDC Indore. So this video is for all the dental students and for everyone who has done BDS and who are trying to figure out what do they want to do after doing BDS. So without further ado, let's get started with the video. So talking about the career opportunities after BDS. अब सबसे पहले मैं डेंटिस्ट्री के लिए कहना चाहूंगी दैट हो सकता है हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं हमने डेंटिस्ट्री को चूज नहीं किया था, डेंटिस्ट्री ने हमें चूज करा, बट वी आर रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन. We are creating smiles, we are spreading smiles and helping patients when they are in pain, and it is such a blessing to be a part of this profession. बट चाहे जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे, जब आप अपना प्री क्लिनिकल काम कर रहे होंगे, कोन बनाना, क्यूब बनाना, या फिर आप अपने थर्ड ईयर में जब आपने अपना पहला पेशेंट किया होगा, या इंटर्नशिप में जब आप एंडो कर रहे होंगे, ये थॉट आपको ज़रूर आया होगा कि पीडीएस के बाद क्या करना है. और हम सभी में से हर मतलब एक ना एक बार ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा कि हमने गूगल किया होगा दैट व्हाट टू डू आफ्टर बीडीएस, या हमने अपने सीनियर्स से पूछा होगा. अब जब भी इस सवाल का जवाब ढूंढने हम निकले होंगे, वी वुड हैव गॉट अ लिस्ट कि करने के लिए तो बहुत कुछ है कि अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, एमडीएस कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस कर सकते हैं, आईपीएस कर लें, या फिर फॉरेन चले जाएं, वहां से टीडीएस कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमएचए, एमपीएच एंड द लिस्ट इज एंडलेस. इतना कुछ है करने के लिए, बट अल्टीमेटली इट इज आवर डिसीजन. ये हमें फैसला लेना होगा कि हम कौन से रास्ते पे आगे जाना चाहते हैं. तो सो दैट यू कैन टेक दिस डिसीजन फॉर योर सेल्फ, मैं सभी फील्ड्स के बारे में या सभी आगे के ऑप्शंस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताने वाली हूँ, सो दैट शायद आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए. अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे कन्वेंशनल रास्तों की जो हमें हमेशा से बताए जाते हैं कि जब आप बीडीएस कर लेंगे या तो आप एक क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं या फिर आप एमडीएस कर सकते हैं. तो अब सबसे पहले हम जब क्लिनिक की बात करें तो क्लिनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि आपकी अपनी स्किल्स, विच इज़ योर क्लिनिकल स्किल्स. अब अगर आपका हैंडवर्क अच्छा है, अगर आप अपनी स्किल्स को लेके कॉन्फिडेंट है, देन डेफिनेटली क्लिनिक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. बट सिर्फ स्किल से कुछ नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे कि जब आप एक क्लिनिक सेटअप करेंगे, इट इज़ नो जोक. ठीक है, आप क्लिनिक सेटअप करेंगे, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आप डेफिनेटली अपनी फैमिली से वो हेल्प लेंगे. तो आपकी फैमिली पहले तो फाइनेंशियली इतनी स्टेबल हो कि वो आपकी हेल्प कर सके. ऑल्सो शुरू के 6 महीने से 1 साल ऐसा हो सकता है कि आप कोई बहुत खासा सोर्स ऑफ इनकम आपका ना हो, तो वो टाइम पे आप डिप्रेस ना हो, परेशान ना हो. अगर आप पे कोई लाइबिलिटीज होंगी या अगर आप किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं तो शायद आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ी चीज़ है. बट इफ़ योर फैमिली सपोर्टिव इनफ, अगर आप पे कोई प्रेशर नहीं है एंड अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, देन क्लिनिक विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन. ऑल्सो अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं या ऐसे पेरिफेरल एरियाज में रहते हैं जहाँ पे इतने क्लिनिक्स नहीं हैं, तो वहाँ के लोग आपके पास, ये एक अच्छा ऑप्शन है कि लोग डेफिनेटली आपके पास आएंगे ट्रीटमेंट के लिए. तो अगर आप ऐसी कोई एरिया में पहले से रहते हैं और अगर आप वहीं सेटल होना चाहते हैं तो वहाँ पे भी क्लिनिक सेटअप करना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. तो ऐसे लोगों को क्लिनिक के लिए जाना चाहिए जो अपनी स्किल्स और अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी श्योर हो, और साथ ही में वो ऐसा एरिया लोकेट कर सके जहाँ पे वो अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं. एक और एडवाइस, बिफोर सेटिंग अप अ क्लिनिक यू शुड गिव अ गुड 6 मंथ टू 1 ईयर ऑफ टाइम कि आप किसी एक अच्छे डेंटिस्ट के अंडर प्रैक्टिस करें, चाहे आपने गवर्नमेंट कॉलेज से बीडीएस करा हो या आपने प्राइवेट कॉलेज से करा हो. बट अगर आप एक डेंटिस्ट के अंडर काम करते हैं, आप ये समझ पाएंगे हाउ टू रन अ क्लिनिक, क्लिनिक को सेटअप कैसे करना है, आप उसको आगे कैसे चलाएंगे. तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको पहले एक डेंटिस्ट के अंडर डेफिनेटली काम करना चाहिए एंड देन यू शुड गो फॉरवर्ड टू सेटिंग अप योर ओन क्लिनिक. अब अगर जो लोग क्लिनिक को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने स्किल्स को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण वो शायद सेटअप नहीं कर सकते, अनदर ऑप्शन फॉर यू इज बीडीएस. बट एमडीएस, अनदर ऑप्शन फॉर यू इज एमडीएस. तो बट एमडीएस के लिए मैंने फर्स्ट चीज ये लिखी है दैट यू नीड टू बी अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग. अब अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग इसलिए लिखा है क्योंकि एमडीएस चाहे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज से करना हो या आपको प्राइवेट कॉलेज से करना हो, यू विल नीड टू क्रैक एन एग्जाम नोन एज नीट एमडीएस.
अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपकी ऑल इंडिया रैंक 200 होनी चाहिए, 200 to 300 टू गेट अ डिसेंट कॉलेज एंड अ डिसेंट ब्रांच। यही अगर आप प्राइवेट से एमडीएस करना चाहते हैं तो रैंक शायद इतनी ज़्यादा यहाँ मैटर ना करे, क्वालिफाइंग स्कोर वुड बी सफिशिएंट, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव ऑप्शन है पीजी करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एंड ऑल्सो स्टाइपेंड इज मोरलेस मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो गवर्नमेंट से करने में ये फायदा रहता है दैट आप थोड़े से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सिंस यू गेट स्टार्टिंग योर स्टाइपेंड एज वेल एज यू आर गेटिंग योर डिग्री। तो फॉर दो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में इतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एमडीएस होगी कुछ 3 साल की, और अगर आपको अपना प्रिपरेशन फेज आप देख लेते हैं, कुछ लोग इंटर्नशिप के साथ भी सिलेक्ट हो जाते हैं, बट बहुत से लोग अगर 1 साल भी अगर लेके चल रहे हैं अपनी प्रिपरेशन का, तो 3 से 4 साल अगर आप अपनी पढ़ाई को देने के लिए तैयार हैं, देन एमडीएस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि आजकल लोगों में बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है, पीपल नो, भले उन्हें ये नहीं पता होगा कि प्रोस्थोडोंटिस्ट का क्या काम है या एक ओरल सर्जन का क्या काम है, बट दे वुड ऑलवेज चूज एन एमडीएस ओवर अ पीडीएस। तो मेट्रो सिटीज में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, सो दैट इज वाई सूनर और लेटर एमडीएस आई थिंक कर लेना इज अ गुड ऑप्शन। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना क्लिनिक के लिए अपने आप को फिट फील कर रहे होंगे और ना ही एमडीएस के लिए वो इतना टाइम या एनर्जी या फिर फाइनेंशियली इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें? सो अभी के बहुत ही बूमिंग ऑप्शंस हैं, दैट इज एमएचए या फिर एमपीएच। तो ये सबको पता है कि ये 2 साल के कोर्स हैं एंड काफ़ी लोग बीडीएस के बाद ये कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स डोंट नो द डिटेल्स कि उस 2 साल के कोर्स में वो क्या करेंगे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब वो उस कोर्स से निकल जाएंगे तो उनकी जॉब कैसी रहने वाली है, उन्हें क्या काम करने को मिलेगा। तो ये चीज़ें उन्हें नहीं पता है। सो अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, इन दोनों कोर्सेज के बारे में, दैट व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दीज कोर्सेज। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब की। एज अ नेम सजेस्ट दैट यू विल बी वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। आपकी जॉब कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक हॉस्पिटल में लगनी है। अब चाहे आप पहले एक इंटर्न के तौर पे शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप प्रमोट होते जाएंगे। अब आपकी जॉब क्या होगी, आप काम क्या कर रहे होंगे मोस्टली यहाँ पे? आपकी ड्यूटी है कि हॉस्पिटल स्मूथली रन करे, वहाँ की डेली जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो स्मूथली होती रहे। तो सबसे पहले तो वहाँ का एक हायर करना होगा आपको स्टाफ, उस स्टाफ को आपको सुपरवाइज करना होगा कि रोज वो काम उनका कैसा चल रहा है। अब साथ ही में यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंसेस एंड बजटिंग। अब कोई भी हॉस्पिटल होता है तो उनके पास एक लिमिटेड बजट होता है कि वो फार्मेसी के लिए इतना देना चाहते हैं, इतना वो स्टाफ को दे पाएंगे, इतना वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल कि वो बताएगा हाँ यहाँ पे ये इतनी चीज़ कम पड़ रही है, इतनी ज़्यादा पड़ रही है, दिस इज द ओवरऑल बजट फॉर द हॉस्पिटल, यहाँ पे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डिक्रीज करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। अब उसके बाद हो गया कि आपको स्ट्रैटेजीज भी लानी पड़ेगी कि आप चाह रहे हैं स्टाफ से आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकें, लेकिन उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान भी रखें कि वो ओवर प्रेशर, ओवर स्ट्रेस या ओवर बर्डन अपने काम से फील ना करें। तो ये सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दैट शेड्यूल फॉर ऑल द डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जितने भी हैं वहाँ पे, उनके लिए एक शेड्यूल बनाना ताकि वो आराम से सब स्मूथली काम कर सकें, उनकी ड्यूटी आवर्स भी उतने ही हो ताकि उन्हें प्रॉपर रेस्ट भी मिल सके। तो ये सारा काम एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का है। और उनकी डेली एक्टिविटीज को, जो भी डेली एक्टिविटीज चल रही हैं, चाहे अब वो आईसीयू है, चाहे वार्ड है, चाहे ओपीडी है, तो सब में काम स्मूथली फंक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें देखना एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। बट दिस इज अ हाईली नॉन क्लिनिकल जॉब आई वुड से। रीजन बीइंग कि आप पेशेंट्स तो ट्रीट नहीं करने वाले हैं डायरेक्टली, तो आपका ये डेस्क जॉब जैसा होगा जहाँ पे आपको टाइमिंग्स आपके काफ़ी ठीक रहते हैं। जैसे अगर आप एक कॉर्पोरेट सॉर्ट ऑफ जॉब चाह रहे हैं जहाँ आपका 9 से 6 का टाइम हो, आपके पास कोई नाइट ड्यूटीज जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, तो वो सब आप एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके शुरू के 5 से 6 साल आपको काफ़ी इसमें सेटिस्फैक्शन फील होगा, आपके काफ़ी प्रमोशंस होते रहेंगे टाइम टू टाइम, बट देन आफ्टर 5 to 6 years यू विल रियलाइज कि आप एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ चुके हैं, दो दैट विल बी अ वेरी स्टेबल पोजीशन, क्योंकि वो वहाँ की हाईएस्ट पोस्ट होगी। तो उससे आगे आप प्रमोट होने के लिए आपके पास कोई पोजीशन ही नहीं होगी जिस पे आप और प्रमोट हो सके। सो दैट इज द रीजन कि आपको
एक समय के बाद हो सकता है यहाँ पे सैचुरेशन फील हो, या आपको लगे कि अब आगे कुछ करने के लिए नहीं है, मोनोटनी है, रोज एक सा रिपीटेटिव काम कर रहे हैं। दैट इज द ओनली ड्रॉबैक। आप उसको एक स्टेबल जॉब की तरह भी देख सकते हैं कि आप ठीक है, आप इतना ही टाइम देना चाह रहे थे, पैकेजेस काफी अच्छे हैं इसमें। और अगर आप एक डेस्क जॉब चाह रहे हैं रोज, अगर आप हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं काम करना, और आप वही काम करना चाहते हैं कि ठीक है, मैं शायद सारा जन्म भी एक हॉस्पिटल में काम करने के लिए आई एम प्रिपेयर्ड, पर नॉन क्लिनिकल काम, then definitely hospital administration can be a very good option for you. अब आता है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ काफी ब्लूम कर रहा है इस टाइम पे, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे किसी भी और प्रोफेशन का बंदा हो, हर कोई पब्लिक हेल्थ में कैसे ना कैसे आके इंडल्ज होना चाह रहा है। हमारे पॉलिसी मेकिंग से लेके हर जगह पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। So MPH, तो as you know, many organizations, many colleges are offering MPH right now, and सभी बहुत प्रॉमिसिंग करियर कह रहे हैं इससे, कि हमारी इंडिया में तो ये थोड़ा नया है, बट बाकी कंट्रीज में तो बहुत चेरिश कर रहे हैं सारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स। तो अगर आपने MPH किया है तो आप अपने क्या क्या जॉब्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, कि MPH करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। तो MPH की एक सबसे अच्छी चीज़ है दैट अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं आगे, देन डेफिनेटली पब्लिक हेल्थ इज अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि अगर आप एक सीढ़ी भी चढ़ेंगे ना, आपको आगे की 2 सीढ़ियां और दिखने लगेंगी जिस पे आप जा सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस के बारे में यहाँ मैं बता रही हूँ, दीज आर वेरी लिमिटेड ऑप्शंस आई हैव मेंशन्ड हियर। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ हैज वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, इतने ऑप्शंस हैं, आप मतलब आप एक्सप्लोर कर करके थक जाएंगे, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बट देयर इज सो मच टू बी डन पब्लिक हेल्थ, एंड पीपल आर डूइंग सो मच, देयर इज नो एंड टू इट। सो उस केस में इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अब सबसे पहले तो हो गया अकेडमिशियन की जॉब। अगर आप टीचिंग, जैसे मैं भी अपने आप को टीचिंग से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, बहुत रिलेट करती हूँ उससे मैं। सो आई फील कि अगर जो लोग हैं जो टीचिंग में सोचते हैं कि वो स्टूडेंट्स को अच्छा गाइड कर सकते हैं, उनके फ्यूचर से रिलेटेड उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, तो वो टीचिंग में आगे बढ़ सकते हैं। आप PhD करके एक सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज भी हो जाएंगे, और उसके बाद आप उसी सब्जेक्ट को आगे पढ़ाने के लिए एलिजिबल भी होंगे। अनदर जॉब इज डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिसिस का जैसे नाम ही समझ गया, तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई डेटा है जिसको हमको एनालाइज करना है। लेकिन कैसा डेटा होगा ये? मान लीजिए किसी गांव में या किसी शहर में कोई सर्वे हो रहा है, तो वहां का जो डेटा कलेक्ट होगा कि अगर यहाँ के ये इस उम्र के लोग हैं, इतने बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, इतने बच्चे यहाँ रहते हैं, इनकी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स है, या इतने पढ़े लिखे हैं, इतने कम पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो भी सब है। तो अगर मान लीजिए गांव की 500 पॉपुलेशन है, तो 500 लोगों का डेटा आपके पास या तो एक्सेल शीट में आएगा, या आपको मैन्युअली फॉर्म्स के थ्रू आएगा, या फिर आपको किसी ऐप के थ्रू आएगा। अब वो डेटा जो आ गया, तो ये आपका काम बनता है, डेटा एनालिस्ट का ये काम बनता है कि उसको एक सिंप्लीफाइड वर्जन में क्रिएट करके उसकी एक रिपोर्ट बनाए, कि हाँ, हमारे हिसाब से हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग हमें मिला कि ये यहाँ के प्रॉब्लम एरियाज हैं, एंड देन वो उसको प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के आगे, ताकि अब इस पे कैसे काम किया जाना चाहिए। सो टू एनालाइज एनी काइंड ऑफ डेटा, अब चाहे वो रूरल लेवल पे हो, चाहे वो सिटी लेवल पे हो, या फिर पूरी कंट्री का ही डेटा क्यों ना हो, सो दैट इज टू एनालाइज एनी सॉर्ट ऑफ डेटा इज द टास्क ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। अब आ गए हमारी थर्ड चीज पे, विच इज अ प्रोग्राम मैनेजर। अब प्रोग्राम मैनेजर का काम क्या होता है? तो बहुत सारे प्रोग्राम्स या पॉलिसीज हमारी कंट्री में रन कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर जो लोग राजस्थान के हैं वो जानते होंगे चिरंजीवी योजना के बारे में, या फिर ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती रहती हैं। तो अब वो पॉलिसी या उस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें जरूरत होती है एक मैनेजर की, जो पहले तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन हमारे हिसाब से ये है। ये कोई एक तरीका सेट करता है प्रोग्राम मैनेजर, कि ऐसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि ये हर कॉमन मैन तक इसका फायदा पहुंच सके। तो ये सारा काम एक प्रोग्राम मैनेजर का होता है। अब साथ ही में अगर काम एक प्रोग्राम मैनेजर का ही, बट अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर के थ्रू करना चाहते हो, तो उसके लिए एनजीओज है, बहुत सारी एनजीओज हैं जो कि हेल्थ केयर रिलेटेड काम कर रही है। अब चाहे वो बिल मेलिंडा फाउंडेशन ले लीजिए, या देयर सो मेनी, जपाइगो एंड मेनी मेनी मोर ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्थ रिलेटेड काम कर रही हैं।
तो उन्हें मेडिकल के ही लोग चाहिए अपने साथ काम करने के लिए, जो उन्हें एक्चुअली बता सके कि इतने बड़े लेवल पे जहां हम जा रहे हैं, या हम एक इंसान के इलाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जहां बहुत सारे लोग एक किसी चीज से पीड़ित हैं या एक किसी चीज से जो उनकी प्रॉब्लम है, तो हम उसको कैसे स्टेप्स लें कि मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट ले सकें, हम मैक्सिमम लोगों को उस बीमारी से छुड़वा सकें, ठीक कर सकें या उनके लिए प्रिवेंट कर सकें। तो ये सारा काम होगा, वही प्रोग्राम या प्रोजेक्ट मैनेजर का काम। बट एट अ प्राइवेट लेवल अगर आप करना चाहें तो एनजीओ इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन विथ वेरी गुड पैकेजेस। देन कमिंग टू एन एपिडेमियोलॉजिस्ट। अब एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, जैसे अगर कोई पैंडेमिक एपिडेमिक आई, जैसे कोविड ही आया, तो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम यह है टू ट्रेस आउट और टू फिगर आउट कि ये बीमारी का सोर्स क्या है, पहले तो ये आई कहाँ से, अब अगर वो आ चुकी है तो ये स्प्रेड कैसे कर रही है, तो हम इसका ट्रांसमिशन कैसे रोकें और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये सारी बातें फिगर आउट करने के लिए एक एपिडेमियोलॉजिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनका काम मोस्टली जब भी कहीं पे भी कोई आउटब्रेक होता है किसी भी बीमारी का, उस टाइम पे एपिडेमियोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ कमिंग टू रिसर्च वर्क। ब्रांच चाहे कोई भी हो, बट विदाउट रिसर्च उसमें आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। दो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन द फील्ड रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, बट रिसर्च की एक अपनी एक बहुत अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक हेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत कम लोग रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, बट अगेन इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज हु वांट टू गो। आप जिन चीज़ों पे काम हो चुका होता है, हम उन पे ही दो स्टेप आगे बढ़ के सोचना चाह रहे होते हैं कि हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। सो दैट इज एक रिसर्चर का ये काम होता है, और उसी रिसर्चर की जो भी फाइंडिंग्स होती है वो एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट अपने फील्ड वर्क में उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। सो ये सारी बातें थी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के बारे में। बस जो एक चीज ध्यान रखने की है, दैट पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। ऑल्सो जो आपके शुरू के साल जो हो सकते हैं ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ, पैकेजेस बहुत हाई शुरू में एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन विथ टाइम यू विल रियलाइज कि आगे बहुत ग्रोथ है, यू विल ऑलवेज हैव न्यू थिंग्स टू डू। एंड इफ यू आर समवन हु डजंट लाइक मोनोटनी, हु ऑलवेज वांट्स टू कीप डूइंग न्यू थिंग्स, देन पब्लिक हेल्थ इज अ वेरी गुड प्रोफेशन फॉर यू। Okay, so coming to the end of the video, I hope this video could help you to find some answers to your questions. शायद आपको थोड़ा इंसाइट मिला होगा कि आप किस में फिट इन होते हैं, किस में नहीं होते हैं। ऑल्सो अगर कोई पॉइंट्स हैं जो मैं शायद कवर नहीं कर पाई हूँ एंड आपके मन में कोई सवाल रह गए हैं किसी भी फील्ड के बारे में या किसी भी फर्दर ऑप्शन के बारे में, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू यू regarding whatever your query is. Also let me know कि आप फर्दर और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। I hope you really like the video. So see you in the next video then. Bye bye. Take care.